ऐसे आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों उसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसमें गद्य और पद्य के दो दो चैप्टर लिए गए हैं, यानी पाँचवां और छठवां चैप्टर गद्य का लिया गया है और पाँचवां और छठवां चैप्टर पद्य का लिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 1902 में हुआ था, 1878 में हुआ था, 1894 में हुआ था या 1896 में हुआ था। दोस्तों यदि आप लोगों ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जन्म है वो हुआ था 1894 में। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है बख्शी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। नंबर आ में दिया गया सरस्वती, बा में दिया गया कामायनी, सा में दिया गया कादम्बिनी या दा में दिया गया है त्रिवेणी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने यदि जीवन परिचय पढ़ रखा होगा तो आसानी से क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाओगे। तो दोस्तों देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा आ नंबर सही, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है बख्शी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा किस उपाधि से अलंकृत किया गया। यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन में किस उपाधि से सुशोभित किया गया, सम्मानित किया गया। तो दोस्तों पहले नंबर पर दिया गया साहित्य वाचस्पति का या मंगला प्रसाद का या साहित्य विशारद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे राइट आंसर अपनी बुक में लिख रहे हैं वो बुक में लिखते रहें, अन्यथा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। दोस्तों साथ में लिखते भी रहिए ताकि वो चीज़ें एक बार दिमाग में मेमोराइज होती बनी रहें। तो दोस्तों देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी बख्शी जी को हिंदी साहित्य का साहित्य वाचस्पति कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से बख्शी जी की कौन सी कृति है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया गया है, झलमला दिया गया है, चंद्रगुप्त दिया गया है, आचरण की दिशा दी गई है और या फिर गोदान दिया गया है। फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, क्योंकि ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की एक कृति पूछी गई है। आप लोगों ने जीवन परिचय में उनकी एक कृति जरूर याद की होगी। झलमला दिया गया है, चंद्रगुप्त दिया गया है, आचरण की दिशा दी गई है या फिर गोदान दिया गया है। कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे भी रहे हैं और जल्दी से जिन क्वेश्चन आ रहे हैं जिन बच्चों को, उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। यानी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी जो है बिहार में किस शहर में उनका जन्म हुआ था। तो देख लेते हैं नंबर आ में दिया गया भागलपुर में, बा में दिया गया मुंगेर में, सा में दिया गया मोकामा घाट में या दा में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी बिहार के मुंगेर जिले में पैदा हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा बा नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ। 1962 में, 1933 में, 1974 में या 1975 में। तो दोस्तों देख लेते हैं दूसरे का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दिनकर जी का निधन है दोस्तों। जन्म और मृत्यु दोनों चीज़ें याद करनी बहुत जरूरी है किसी की जीवन परिचय के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस वजह से दोस्तों कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देते हैं। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से दिनकर जी की कृति कौन सी है। रेती के फूल है, पवित्रता है, कन्यादान है या फिर विचार विमर्श है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से दिनकर जी की कृति कौन सी है दोस्तों। तो दिनकर जी की कृति है दोस्तों रेती के फूल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आ इज राइट हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया नीम के पत्ते कृति के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या अज्ञे जी हैं, या फिर जयप्रकाश भारती जी हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, या अज्ञे जी, या जयप्रकाश भारती। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म काल है। दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का जन्म काल कब है? यानी का में दिया गया 1889 में, खा में दिया गया 1890 में, 1892 में, या 1894 में। तो दोस्तों जो आंसर आप लोगों को सही लग रहा है उस आंसर को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का जन्म काल है 1889। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नंबर सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जौनपुर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, या फिर लखनऊ में हुआ था। तो आइए अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के दोस्तों जौनपुर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा नंबर सही होगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें भी पूछ रहा है, कह रहा राम नरेश त्रिपाठी का निधन कब हुआ था? दोस्तों यदि हमें राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय पढ़ा है तो उनका जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 1962 में, दूसरा दिया गया 1964 में, तीसरा दिया गया 1966 में, और चौथा दिया गया 1968 में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? नहीं सॉरी दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी की का निधन यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दोस्तों का नंबर सही हो जाएगा 1962 में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया राम नरेश त्रिपाठी किस काव्य धारा के कवि थे? दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि थे? पहला ऑप्शन दिया गया प्रयोगवादी काव्य धारा, उसके बाद दिया गया वीर काव्य धारा, या प्रगतिवादी काव्य धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं वो प्रयोगवादी काव्य धारा के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं स्वदेश प्रेम कविता के जो रचनाकार हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि पथिक और मिलन काव्य खंड काव्यों के रचयिता थे। यानी पथिक और मिलन जो खंड काव्य हैं उनके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जी। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की है? स्वप्न है, मानसी है, कविता कौमुदी है, या फिर इनमें से सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का दोस्तों देख लेते हैं। स्वप्न भी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की है। मानसी भी राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है, और कविता कौमुदी भी किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। तो दोस्तों ये जो तीनों कृतियां हैं वो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित हैं। तो इसमें से क्वेश्चन जो है सातवें का उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसिता आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत की गई हैं। दोस्तों ये जो पंक्तियां लिखी गई ये कौन सी कविता से ली गई हैं? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। क्या दिया गया? देश प्रेम, यानी दोस्तों जहाँ पर देश प्रेम की बात की जाए। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया। दिया गया स्वदेश प्रेम, उन्हें प्रणाम, झांसी की रानी की समाधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें समझेंगे हम लोग। दिया गया देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलासिता,
तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, यानी स्वदेश प्रेम, देश प्रेम मतलब स्वदेश प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म किस गांव में हुआ था। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग याद कर चुके होंगे कि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जो है वो किस गांव में हुआ था। आइए देखते हैं कौन से गांव में हुआ था। कोईरीपुर में हुआ था, कोईपुर में हुआ था, कोसीपुर में हुआ था, या फिर कोईपुरी में हुआ था। तो दोस्तों देख लेते हैं 9वें क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो गांव हुआ दोस्तों कोईरीपुर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा आ नंबर, कोईरीपुर। अब आइए चलते हैं देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। फ्रेंड 10वां क्वेश्चन दिया गया, हिंदी प्रचार के उद्देश्य से त्रिपाठी जी ने किसकी स्थापना की। दोस्तों हिंदी प्रचार के उद्देश्य के लिए त्रिपाठी जी ने किसकी स्थापना की। एक हिंदी मंच की स्थापना की, या एक हिंदी मंदिर की स्थापना की, या एक हिंदी कुंज की स्थापना की, या फिर एक हिंदी कॉलेज की स्थापना की। कौन सी स्थापना की दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी जी ने। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हिंदी प्रचार के उद्देश्य से त्रिपाठी जी ने स्थापना की किसकी, हिंदी मंदिर की। तो दोस्तों त्रिपाठी जी ने किसकी रचना कर दी, एक मंदिर की स्थापना कर दी इस तरीके से। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से लोकगीत का संग्रह कौन सा है। भ्रमरावली है, गुपचुप है, अशोक है, या फिर ग्राम्य गीत है। तो दोस्तों देख लेते हैं लोकगीत। दोस्तों लोकगीत कहाँ पर चलते हैं, हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि लोकगीत जो पुराने गांव होते हैं उनमें लोकगीत तरीके के गाए जाते हैं, जो वहाँ के स्थानीय चीज़ें गाई जाती हैं तो उनको लोकगीत बोलते हैं दोस्तों। तो वो क्या हो जाते हैं, ग्राम्य गीत से संबंधित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा द नंबर। ग्राम्य गीत जो होते हैं दोस्तों वो लोकगीत होते हैं, जैसे गाँव में अलग अलग प्रकार के गाना बजाना किए जाते हैं कहीं मंदिर या कहीं किसी धार्मिक स्थल पर, तो इस तरह से जो चीज़ें गाई जाती हैं वो लोकगीत कहलाती हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से त्रिपाठी जी की रचना कौन है। गोदान है, स्वप्न है, मिलन है, या फिर राष्ट्र प्रेम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का देख लेते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। त्रिपाठी जी की रचना कौन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्लिक कर लें। और जो बच्चे अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं उसको आप लोग जरूर क्लिक करें कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो निम्न में से देख लेते हैं इसका आंसर, त्रिपाठी जी की रचना कौन सी है। तो दोस्तों त्रिपाठी जी की इसमें रचना जो है वो दी गई है कौन सी, स्वप्न रचना है इनकी। तो इस 12वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बा नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है। दिया गया मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। अब आइए देख लेते हैं भाई, मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो किस युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं, या द्विवेदी युग के कवि हैं, या छायावादी युग के कवि हैं, या फिर वो प्रयोगवादी युग के कवि हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा खा नंबर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। 1886 में, 1890 में, 1900 में, या फिर 1910 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से दे पाओगे, क्योंकि यदि आप लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल एकदम चुटकियों में कमेंट बॉक्स में टाइप कर दोगे। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त का दोस्तों क्या है, जन्म पूछ रहा है तो कब हुआ था, 1886 में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। भाई ये अपने प्रदेश के निवासी थे, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों का भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, और मैथिली शरण गुप्त जी का भी जन्म क्या है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आइए देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का जन्म क्या मथुरा में हुआ था, या झांसी में हुआ था, या प्रयागराज में हुआ था, या फिर वाराणसी में हुआ था। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी, यानी मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो कहाँ पर पैदा हुए थे, वो झांसी में पैदा हुए थे। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों देख लेते हैं, राष्ट्र कवि कहा गया मैथिली शरण गुप्त को, या जनक कवि कहा गया, या व्याकरणाचार्य कहा गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं
एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई थी मैथिली शरण गुप्त जी को, और वो किस लिए दी गई थी? राष्ट्र कवि के लिए। इन्हें क्या कहा गया था दोस्तों? इन्हें कहा गया था राष्ट्र कवि। और इन्हीं के द्वारा जो दोस्तों लिखित है वो कौन सी है? एक कविता पुष्प की अभिलाषा, जिसमें दोस्तों पुष्प की अभिलाषा बताई गई है कि मैं उस रास्ते पर फेंक दिया जाऊं जहां पर देश पर वीर सैनिक न्यौछावर होने को जा रहे हैं। तो इन्होंने कौन सी कविता लिखी है? पुष्प की अभिलाषा। और उसी कविता से इन्हें क्या मिला है दोस्तों? सम्मान, राष्ट्र कवि का इन्हें सम्मान मिला, राष्ट्र कवि की इन्हें उपाधि दी गई है। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है फिर से कि मैथिली शरण गुप्त का निधन दोस्तों कब हुआ था? यानी 1961 में, 1962 में, 1964 में या 1966 में? तो दोस्तों देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था। तो आप लोगों ने जीवन परिचय पढ़ रखा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फिर से किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे इस क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? यानी मैथिली शरण गुप्त जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं साकेत महाकाव्य जो है वो किसने लिखा है दोस्तों? तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो हैं भैया मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की किस विधा की रचना है? भारत भारती कौन सी विधा है? काव्य संग्रह है, महाकाव्य है, उपन्यास है, या फिर नाटक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं कि भारत भारती जो है वो दोस्तों एक काव्य संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर, काव्य संग्रह। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत माता का मंदिर यह कविता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों देख लेते हैं भारत माता का मंदिर यह कि कविता के जो है उसके रचनाकार कौन है? यानी अज्ञे जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या मुक्तिबोध हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा। जिन बच्चों को इसका राइट आंसर पता हो वो लोग आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा। कई बच्चे समझ भी चुके होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे नहीं समझे हैं चलिए उनके लिए हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत माता का यह मंदिर यह कविता के रचनाकार हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। और जिन बच्चों का ये क्वेश्चन सही निकला है दोस्तों उन बच्चों के लिए एकदम ये वाली स्टाइल। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत माता का यह मंदिर कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? दोस्तों अभी हमने क्या क्या किया था कि उसके रचनाकार कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। अब भारत माता का यह मंदिर इसकी कविता की विशेषताएं क्या है? क्या विशेषता है? सर्वत्र समानता, यानी सभी के लिए एक समान व्यवहार, सम्मान एवं स्वागत, यानी सभी का सम्मान और स्वागत, आदर्श चरित्र पर बल, यानी आदर्श और व्यक्ति के अच्छे चरित्र पर बल दिया जाता है, यानी व्यक्ति जो है वो अच्छा चरित्रवान इंसान हो, या फिर उपर्युक्त सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। भारत माता का यह मंदिर और इसकी विशेषताएं पूछ रहा है दोस्तों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो कई बच्चे समझ भी चुके होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ना समझ हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जहाँ पर क्या पूछता है, विशेषता पूछता है, वहाँ पर केवल एक विशेषता बताई जाती है। और जहाँ पर पूछ देता है कि विशेषताएं क्या होंगी, तो दोस्तों वहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं वो सब क्या लिखी होती हैं? वो सब विशेषताएं लिखी होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया? प्रमुख विशेषताएं। यदि कहता कि प्रमुख विशेषता क्या होगी तो इन 4 में से कोई एक सही होता, लेकिन जब पूछ रहा कि प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी तो भाई जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कोटि 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 कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावै सभी प्रसाद यहाँ। कह रहा प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत की गई हैं? अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावै सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ प्रसाद दिया गया, भाई प्रसाद से सभी बच्चे एकदम से आतुर हो जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। अब आइए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया? यह कौन सी कविता से लिया गया है? भारत माता का यह मंदिर से लिया गया है, या द्वापर से लिया गया, या यशोधरा से लिया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल इजी और एकदम से आसान सा क्वेश्चन है।
अभी आप लोग जस्ट इसके पहले देख चुके होंगे उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती थी। तो यहाँ क्या लिखा दोस्तों, वहाँ पर सभी के बारे में बात होती थी। यहाँ भी क्या कह रहा सबका शिव कल्याण यहाँ हो, यानी सभी लोगों का यहाँ पर क्या हो, कल्याण हो, और कोटि कोटि कंठों यानी करोड़ों करोड़ों लोगों से मिलकर ये चीज़ें बनी रहे और जयनाद होता रहे, भारत की जय जयकार होती रहे। तो भाई ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा भारत माता का यह मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। अब आइए चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। फिर से दोस्तों एक बार देख लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही है कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, महादेवी वर्मा जी की हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं, या फिर हरि औध जी की हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा। कई बच्चे इसका राइट आंसर दे भी रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यशोधरा की काव्य विधा क्या है, यानी यशोधरा जो है वो क्या है, एक महाकाव्य है या एक खंड काव्य है या चंपू काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं यशोधरा जो है वो कौन सा कांड है दोस्तों, यशोधरा जो है वो है चंपू काव्य। क्या लिखेंगे, चंपू काव्य। यशोधरा जो है दोस्तों वो चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गा नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस रचना के कारण गुप्त जी सर्वाधिक चर्चित हुए, यानी मैथिली शरण गुप्त जी किस रचना के द्वारा सबसे ज़्यादा चर्चित हुए, यानी सबसे ज़्यादा चर्चा में आए, सबसे ज़्यादा फेमस हो गए। दोस्तों आज की भाषा में जैसे कई लोग फेमस हो जाते हैं यूट्यूब की दुनिया में और सोशल साइट की दुनिया में, तो उसी तरीके से उस जमाने में जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वो किस रचना के कारण, यानी कौन सी उन्होंने रचना लिख दी जिसके कारण वो क्या हुए, फेमस हो गए, वायरल हो गई उनकी वो रचना। तो आइए देख लेते हैं कौन सी उनकी रचना थी जो वायरल हुई थी उस जमाने में। साकेत, यशोधरा, पंचवटी या फिर द्वापर। तो दोस्तों देख लेते हैं 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उनके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो रचित रचना थी जो वायरल हुई थी दोस्तों वो थी कौन, साकेत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर, यानी जो उनकी साकेत रचना थी भाई वो साकेत रचना लिखकर एकदम से पूरी तरीके से भारत का पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गए थे और उस जमाने में उन्हें ये प्रसिद्धि मिल गई थी कि वो कवि बन गए थे। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया भारत भारती की विषय वस्तु क्या है। 14वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है भारत भारती की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सही से रीड करेंगे। क्या लिखा है, सबसे पहले भारत भारती, भारत की बात हो रही दोस्तों, अपने देश की बात हो रही, तो देख लेते हैं कौन आंसर सही होगा। राष्ट्र प्रेम, क्या भारत में सभी लोगों को राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, यदि होना चाहिए तो यह भी क्या होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय भावना, क्या भारत के सभी व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, यदि होनी चाहिए, यदि हाँ तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया नैतिक प्रेरणा। दोस्तों क्या भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, यदि हाँ तो ये भी आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। और जब ये भी आंसर सही हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन यदि आप लोग जान गए हैं तो फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स में और अपनी उंगलियों को थोड़ा एक्सरसाइज करवाइए और फटाक से इसका आंसर टाइप करिए कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा। अब आइए चलते हैं देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न नंबर दिया गया है 15वां दोस्तों क्या दिया गया है, या भी दोस्तों ये ग्रामर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी और इसी तरह के पेपर में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है अनु उपसर्ग जोड़कर बनने वाला शब्द है। दोस्तों क्या करते हैं उपसर्ग क्या होते हैं, आइए समझ लेते हैं। उपसर्ग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द के ये पहले जोड़े जाते हैं। कब जोड़े जाते हैं दोस्तों, शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो ये क्या है, अनु जो है दोस्तों ये शब्द के पहले जोड़कर एक नया शब्द बनाता है और वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अनु उपसर्ग जोड़कर कौन सा शब्द यहाँ पर बना हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अनु उपसर्ग जोड़कर कौन सा बनने वाला शब्द है। क्या वो शब्द अनहोनी है, बी नंबर दिया गया अनशन है, सी नंबर दिया गया अनुभूति है, या डी नंबर दिया गया कि अनहानि है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि अनु उपसर्ग को जोड़कर बनने वाला शब्द कौन सा है।
फ्रेंड्स अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अनु जो उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में जोड़े जाते हैं। तो अनु दिया गया है, उपसर्ग है, इसे पहले जोड़ेंगे तो इससे जुड़कर बनने वाला शब्द जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसमें आगे क्या जुड़ा है, इसमें आगे अनु जुड़ा है। तो अनु जुड़कर क्या हो गया, अनुभूति। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन हो गया सी नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह के बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा आई प्रत्यय जोड़कर बनने वाला शब्द है। दोस्तों आई प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय समझ लेते हैं, प्रत्यय क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं, शब्द के अंत में, और शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा बनने वाला शब्द है, नई, बुराई, आरंभ या फिर भारतीय। दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिएगा। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन तो एक बनता ही बनता है, यानी एक उपसर्ग का क्वेश्चन आएगा और एक प्रत्यय का क्वेश्चन आएगा। प्रत्यय और उपसर्ग हो चाहे जोड़, लेकिन जोड़े इसी तरह से जाते हैं। उपसर्ग सदैव पहले जोड़े जाएंगे और प्रत्यय सदैव अंत में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आई प्रत्यय जोड़कर इसमें कौन सा शब्द बना है, नई। तो दोस्तों यहाँ पर आई बन नहीं रहा, यहाँ पर दोस्तों बन रहा बुराई। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बुराई। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा चौराहा में कौन सा समास दिया गया है, यानी चौराहा जो है उसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या फिर कर्मधारय समास है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं। जो चौराहा दिया गया इसमें पहले क्या है दोस्तों लिखे, इसमें पहले लिखा है चौ। चौ में दोस्तों क्या होता है, यह एक संख्यावाची पद है। क्या है, संख्यावाची पद है। तो जहां पर दोस्तों पहला पद संख्यावाची होता है वह होता है दोस्तों द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विगु, सी नंबर। चौराहा दिया गया, यानी चौराहा मतलब दोस्तों 4 रास्तों का समूह। चौराहा मतलब क्या होता है, 4 रास्तों का या 4 राहों का समूह, चौराहा। तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, समास द्विगु समास बन जाएगा, क्योंकि पहला अक्षर जो है वो संख्यावाची है। जैसे दोस्तों हो जाता है त्रिभुज। तो त्रिभुज दोस्तों क्या होता है, यानी 3 भुजाओं का संगम या 3 भुजाओं का समाहार या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो क्या हो जाता है त्रिभुज। तो उसमें भी पहला पद कौन सा है, संख्यावाची है। तो जिसमें भी पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया रमेश में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या फिर वृद्धि संधि है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को एक नियम बता देते हैं। रमेश में दोस्तों देख लेते हैं गुण संधि, तो इसका देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा गुण संधि। अब इसे समझ लेते हैं। गुण संधि होती किसकी है दोस्तों, तो गुण संधि दोस्तों 3 मात्राओं की होती है। एक तो छोटे आ की मात्रा की होती है दोस्तों, जहाँ पर छोटा आएगा वहाँ पर गुण संधि होगी। एक तो दोस्तों ए की मात्रा की होती है, जहाँ पर ये आएगा बिना मात्रा वाला आएगा, उसकी गुण संधि होती है। और दोस्तों तीसरी होती है ओ की मात्रा की, यानी जहाँ पर 3 मात्राएं लगी हों और ये तीनों मात्राएं किस में हो, किसी भी अक्षर के बीच में हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। जैसे फ्रेंड्स यदि कोई ऑप्शन दिया जाए, महेश दिया जाए, क्या दिया जाए दोस्तों, महेश। अब पूछ दे कि महेश में कौन सी संधि है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे बीच वाला वर्ड देखते हैं। तो बीच वाले वर्ड में क्या है, हा, और हा में कौन सी मात्रा जुड़ी है, ए की। दोस्तों जहाँ पर ए की मात्रा होती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों रमेश में भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी हमें बीच वाले वर्ड में ए की मात्रा लगी मिलेगी वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया सूर्य की पर्यायवाची बताओ। भाई ये चीज़ें तो याद करने वाली हैं, रटने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें रट कर भी तैयार की जाती हैं। अब फ्रेंड्स जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुए, तो ये दोस्तों ये तो चीज़ें रटने वाली होती हैं, थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं और ये रटना भी पड़ता है। क्या करोगे, एग्जाम में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों रट लेते हैं एक एक करके और उसके बाद में इन सब के प्रैक्टिस करेंगे। आइए देख लेते हैं। जब तक कह रहा कि सूर्य की पर्यायवाची बताओ, तो दोस्तों सूर्य की पर्यायवाची देख लेते हैं। क्या होगी, अस्तबल होगी। दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता है। दिन होगा, दिवाकर होगा या फिर निशा होगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अस्तबल किसे कहते हैं,
जहाँ पर घोड़ों को बांधने की जगह होती है उसे अस्तबल बोलते हैं। दिन किसे कहते हैं दोस्तों? दिन तो सब लोग जानते हो, दिन दिन होता है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया? दिवाकर। और निशा, निशा दोस्तों रात की पर्यायवाची होती है, उसे निशा कहते हैं। तो यहाँ पर बचता कौन सा है सूर्य की पर्यायवाची दोस्तों? क्या हो जाएगा? दिवाकर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दिवाकर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 20वां। दोस्तों 20वां क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कह रहा है यस का विलोम शब्द बताइए। दोस्तों देख लेते हैं यस का विलोम शब्द क्या होगा। यस का नहीं होगा यानी नो होगा, यस का नो, या अन्यस होगा, या अपयस होगा, या फिर अपमान होगा। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वें का आंसर जल्दी से क्लिक करिए। यस का विलोम क्या होगा? नहीं होगा, अन्यस होगा, अपयस होगा, या फिर अपमान होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। 20वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों यस का विलोम जो है वो होता है क्या? अपयस। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 21वां, पूछ रहा है पीपल। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ ला बना दोस्तों यहाँ पर रा कर देते हैं, रा है यहाँ पर यानी पीपर है। पीपर पात सरिस मन डोला। तो दोस्तों क्या दिया गया? पीपर पात सरिस मन डोला। कह रहा इनमें से कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों देख लेते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला यानी क्या है? पीपर पात यानी दोस्तों पीपल के पत्ते के समान, और जबकि वही मन मनुष्य प्रसन्न होता है तो सरिस मंडोला यानी उसका मन जो है किस तरीके से डोलता है? पत्ते के समान। तो दोस्तों जहां पर किसी से किसी की समानता प्रकट की जाए, जहां पर दोस्तों समानता प्रकट की जाती है वहां पर होता है उपमा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 21वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो दिया गया कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या फिर यमक है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। यानी पीपर पात सरिस मंडोला का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? उपमा अलंकार। और दोस्तों जहां पर यह सा मिल जाए यानी सरिस मिल जाए, से मिल जाए, सा सी से ये मिल जाए दोस्तों, तो वहां पर 100 में से 90% उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मंडोला का उपमा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। कह रहा किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? यानी कर्तवाच्य है, या कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है, या फिर संबोधन है। दोस्तों अब आप लोगों के एग्जाम में ये एक इस तरह का क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है, और एक क्वेश्चन आता है यानी उसमें से वाच्य पूछता है, यानी कर्मवाच्य है, या कर्तवाच्य है, या फिर भाववाच्य है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो भी सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लें, उसके बाद में इसका राइट आंसर हम बताते हैं, जिस बच्चे को भी आ रहा हो सही। अब आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दिया गया किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कर्तवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। दोस्तों कर्तवाच्य में क्या होता है? जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाए। दोस्तों जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे कर्तवाच्य बोलते हैं। और जहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाए उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं मोहन कौन है? मोहन दोस्तों यहाँ पर लड़का है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? जाति है। तो दोस्तों यहाँ पर मोहन के अनुसार यहाँ पर जाति तो नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जाति किसके अनुसार प्रयोग किया गया? किताब। दोस्तों देख लेते हैं किताब कौन है, ये मेल है या फीमेल है? तो दोस्तों किताब जो है वो फीमेल जेंडर में आती है, यानी ये फीमेल में आती है, स्त्रीलिंग में आती है किताब। तो यहाँ पर दोस्तों किताब के अनुसार जो क्रिया है वो प्रयोग की गई है, यानी जो क्रिया दी गई है पढ़ी जाती है वो किताब के अनुसार प्रयोग की गई है। तो लिखा है किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत हुई। दोस्तों पूछ रहा है कि पंक्ति में कौन सा छंद होगा। दोस्तों सोरठा छंद होगा, रोला छंद होगा, दोहा छंद होगा, या फिर कुंडलिया छंद होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई,
जा तन की झाई पर श्याम हरित दुध होई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें होगा दोहा छंद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी दोहा छंद। अब आइए चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। क्या दोस्तों दिया गया, विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, या फिर संस्कृत में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका लिखी किसने है। तो सबसे पहले तो बच्चे ये कमेंट करेंगे कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, यानी जो विनय पत्रिका है दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है। जब तक आप लोग ये नहीं जान पाओगे कि विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है, तब तक आप लोग आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विनय पत्रिका किसके द्वारा दोस्तों रचित है। तो विनय पत्रिका दोस्तों रचित है बाबा तुलसी के द्वारा, यानी तुलसीदास इसके रचयिता हैं। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है दोस्तों, तुलसीदास। अब तुलसीदास ने दो भाषाओं का प्रयोग किया है, एक तो अवधी भाषा और दूसरी ब्रज भाषा। अब दोस्तों तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो किसमें की है, अवधी भाषा में। और जो विनय पत्रिका की रचना की है दोस्तों वो की है ब्रज भाषा में। तो जहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि विनय पत्रिका किस भाषा में है दोस्तों, तो बताओगे ब्रज भाषा में। और जहाँ कहीं पर आ जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में है, तो वो है अवधी भाषा में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बा नंबर, यानी ब्रज भाषा में। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चन को आप लोग सही से एकदम दिमाग से एकदम सुनते चलिए। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि विनय पत्रिका किस भाषा में है, ब्रज भाषा में, और रामचरितमानस किस भाषा में, अवधी भाषा में, और दोनों के रचयिता कौन है, वो है तुलसीदास जी। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब दोस्तों एक संस्कृत से भी लिया गया है। कह रहा है कि पठसी में कौन सा पुरुष और वचन है। दोस्तों देख लेते हैं पठसी। तो कह रहा है प्रथम पुरुष एक वचन है, या उत्तम पुरुष द्विवचन है, या मध्यम पुरुष एक वचन है, या फिर कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पठस ये आया कहाँ से है। तो दोस्तों ये जो पठस आया है ये आया है पठ धातु से। अब दोस्तों यदि पठ धातु से आया तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि वर्तमान में पठ धातु के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में पठ धातु के लिए पढ़ते हैं दोस्तों एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के लिए किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जब प्रथम पुरुष के लिए पढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, पठति, पठता, पठंती। और जब मध्यम पुरुष के लिए होता है दोस्तों तो क्या होता है, पठसी, पठता, पठत। तो दोस्तों दिया क्या गया, पठस दिया गया, यानी मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या आ जाएगा पठसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मध्यम पुरुष और एक वचन। पठसी जो दो दोस्तों है वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। भाई कुसंग दोस्तों क्या होता है, बुरी संगति। क्या होता है, बुरी संगति। तो बुरी संगति जो हो जाती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है, भयानक रूप ले लेती है। यदि आप लोग दो अच्छे लोगों के साथ में बराबर मिलते रहें तो कोई नहीं कहेगा। यदि आप लोग दो तीन बेकार और घूमने टहलने वाले बेकार किस्म के लोगों के साथ यदि 5 मिनट भी कहीं पर खड़े हो जाते हैं तो सब लोग आप लोगों को उसी बेकार की निगाह से देखने लगते हैं। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, कुसंग बोलते हैं, यानी बुरी संगति। तो दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है, यानी ये किसके द्वारा पंक्तियाँ लिखी गई हैं। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, या राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है, ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों कुसंग का ज्वर यानी मित्रता पाठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मित्रता। तो अब जब मित्रता पाठ से लिया गया फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं मित्रता 10th का जो पहला चैप्टर है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी रामचंद्र शुक्ल। कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं दोस्तों, ये हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा 27वें क्वेश्चन में कह रहा माता पिता में कौन सा समास होगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं माता पिता में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, या फिर दिगु होगा। दोस्तों बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं। जहाँ पर दोस्तों बीच में योजक चिन्ह मिल जाए, यानी क्या दिया गया माता और इसे बोलते हैं दोस्तों योजक चिन्ह, और दिया गया पिता। तो दोस्तों इसका मतलब होता है और, इसका मतलब क्या होता है और। तो जहाँ पर मिल जाए इस तरह का योजक उसे और लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माता और पिता। तो यहाँ पर कौन सा समाज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समाज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन दिया जाए, जैसे दे दिया जाए रात और दिन।
तो बीच में क्या लग जाएगा दोस्तों, इस तरह का योजक चिन्ह लग जाएगा, मतलब रात और दिन। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। तो जहां पर दो शब्दों के बीच में इस तरह का कोई योजक चिन्ह लगा हो दोस्तों, वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 27वें का राइट ऑप्शन होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, द्वंद्व समास। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा अनुकूल में कौन सी उपसर्ग होगी। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अनुकूल में कौन सी उपसर्ग होगी। दोस्तों उपसर्ग क्या होती हैं, आगे जुड़ती हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे जोड़े जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसमें अनु होगा, अन होगा, एन होगा या फिर कूल होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग राइट आंसर जो है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि अनुकूल में कौन सी उपसर्ग है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे भी रहे हैं और दे भी देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो इतना सरल है इस वजह से इसे कमेंट बॉक्स के लिए फ्री में छोड़ देते हैं। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा बनावट में कौन सा प्रत्यय है। बनावट, दोस्तों हमने क्या बताया कि जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में जोड़े जाते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा, बनावट। तो दोस्तों बाद में पूछ रहा है, यानी प्रत्यय क्या होगा, तो क्या बन होगा प्रत्यय, या आहट होगा प्रत्यय, या वट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कह रहा बनावट में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया बाद में क्या लिखा है, बाद में लिखा है वट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वट, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन होगा सी नंबर। अब आइए चलते हैं, देख लेते हैं 30 क्वेश्चन, और दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है, यानी 50वां क्वेश्चन है इस हिंदी की ऑब्जेक्टिव सीरीज का। अब आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। दिया गया तार सप्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया गया विट्ठलनाथ जी हैं, बी नंबर दिया गया दोस्तों अज्ञेय जी हैं, सी नंबर दिया गया चंद्रिका प्रसाद जी हैं, या डी नंबर दिया गया द्विवेदी जी हैं। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पर कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि तार सप्तक के लेखक कौन है, और जो भी होंगे उनका पूरा नाम लिखेंगे। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया विट्ठलनाथ, यहाँ पर दिया गया अज्ञेय, यहाँ पर दोस्तों दिया गया चंद्रिका प्रसाद, या यहाँ पर दिया गया द्विवेदी या द्विवेदी जी। यानी ये द्विवेदी जी कौन है दोस्तों, ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और दोस्तों ये जो अज्ञेय केवल लिखा है इसका मतलब होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। क्या नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बच्चों नोट कर लो यदि आप लोग याद न रख पाओ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30वां जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि तार सप्तक के लेखक कौन है। तो सभी बच्चे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि तार सप्तक के लेखक कौन है। और दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे कमेंट और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएंगे। अब मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में और अगले वीडियो में, और इसी तरीके से दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स।